दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी कहां से शुरू होती है और कौन तीन लड़के थे जिसके चलते पूरा बांग्लादेश तबाह हो गया। वहीं तीन लड़के के चलते पूरा बांग्लादेश तबाह ही नहीं हुआ, यहां तक कि शेख हसीना को अपना जान जोखिम में डाल करके जान को बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी, जो कि प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की। कहानी शुरू होती है 1971 से, जब 26 मार्च 1971 को जब बांग्लादेश एक राज्य यानी कि एक देश के रूप में जब स्थापित होता है, तो उस समय जब अंतरिम सरकार बनती है तो उस समय यह निर्णय लिया गया बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए जितने भी परिवार शामिल हैं उन सारे परिवारों को, लड़कों के लिए, उन सारे परिवारों के सदस्यों के लिए 30% के आरक्षण दी गई जॉब में, यानी कि सरकारी जॉब में। फिर वहीं से यह कहानी बद से बदतर होने लगी और बद से बदतर तब हुई जब 2010 में यह निर्णय लिया गया कि नहीं, यह अनवरत चलती रहे, यानी कि जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया है उसके बेटा को भी उसी समय उसी अनुसार 30% आरक्षण के तहत ही दिया जाएगा जॉब, उसके बेटा को भी यानी कि तीसरे पीढ़ी को भी दिया जाएगा, यानी कि ऐसे ही चलते रहेगा कि हाँ हमारे लड़का उसके लड़के उसके लड़के उसके लड़के को 30% आरक्षण दिया जाए। फिर माहौल इतना ना गर्म हो गया कि जगह जगह तोड़फोड़ होने लगी और जगह जगह बसें जलाई जाने लगी, जगह जगह घर को जलाया जाने, यहाँ तक कि पाकिस्तानी क्रिकेटर लिटन दास के घर को भी आके हवाले कर दिया गया। यानी कि माहौल इतना ना बिगड़ गया ना कि बांग्लादेश में एक भी बच्चा, एक भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। उसके बाद सीधे हम आपको लेके चलते हैं वहीं तीन लड़के जिसके चलते ये पूरी कहानी की रूपरेखा बदल गई, यानी कि शेख हसीना को देश छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। 2018 में जब शेख हसीना द्वारा यह भंग कर दिया गया कि नहीं, यह जो 30% वाला आरक्षण है यह नीति काम नहीं करेगा, लेकिन एक तरफ तो वो कहती है कि काम नहीं करेगा, लेकिन दूसरे तरफ इस मामला को कोर्ट में भेज देती है कि नहीं, यह जो फैसला कोर्ट द्वारा होगा वही मान्य होगा, वही मैं मानूंगी। अब कोर्ट फैसला करता है 2024 में, जानते हैं क्या, कि अनवरत चलती रहेगी। यानी कि शेख हसीना तो पब्लिक के सामने अपने आप को निर्दोष साबित कर ली कि नहीं, हमने नहीं कहा है, कोर्ट कहा है। क्यों? लेकिन आप लोग भली बात ही जानते हैं कि कोर्ट भी वही कहता है जो सरकारें चाहती हैं। पब्लिक के नज़र में तो वो निर्दोष हो गए, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट का फैसला आते ही पूरा बांग्लादेश एकदम फिर से आके हवाले हो गया। फिर से मतलब बवाल उपद्रव इतना ना हुआ कि क्या ही कहा जाए। उसके बाद 15 जुलाई को ढाका यूनिवर्सिटी में लड़कों द्वारा मारपीट किया गया। उसी मारपीट में यह तीन लड़के उभर के आए, और ये तीन लड़के कौन हैं? तीन लड़के में पहला लड़का नाहिद इस्लाम, दूसरा लड़का आसिफ मोहम्मद, तीसरा लड़का अबू बकर मजूमदार। यानी नाहिद इस्लाम जो समाज शास्त्र का स्टूडेंट था ढाका यूनिवर्सिटी में, और उसके पिताजी शिक्षक हैं, माताजी गृहिणी, भाई एक छोटा है जबकि उसकी शादी हो गई है। आसिफ मोहम्मद की बात करें तो भाषा विज्ञान का स्टूडेंट है, और अबू बकर मजूमदार की बात करें तो वह भूगोल का स्टूडेंट है ढाका यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब 15 जुलाई को यह मामला और बढ़ गया और ढाका यूनिवर्सिटी में मारपीट होने लगी छात्रों के बीच, जो कि दो गुटों में बट गया, एक अवामी लीग जो शेख हसीना की थी और दूसरे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ, और उसके बाद इतना ना उपद्रवियों का घमासान युद्ध हुआ, घमासान मारपीट हुई कि कई जख्मी हो गए, 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए, और उसमें इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया और ले जाने के बाद से मारा गया, पीटा गया। उसके बाद से 21 जुलाई को एक पुल के नीचे नाहिद इस्लाम मिलता है, और जब नाहिद इस्लाम पुल के नीचे मिलता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल में वह बयान देता है कि हमें बहुत मारा गया है, पीटा गया है, और उस हॉस्पिटल में लड़के जाते हैं मिलने। उसके बाद से सरकार जब देख रहे हैं कि हाँ कि इसके बाद से लड़के जा रहे हैं मिलने और भी ज़्यादा मात्रा में और भी ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो इससे लगता है कि और भी ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी, तो उसी समय वहाँ से फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद से फिर से लाया जाता है, और 29 जुलाई को एक वीडियो शेयर की जाती है जिसमें तीनों लड़के बोल रहे हैं कि उपद्रवियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग शांति व्यवस्था बहाल करने में हमारी मदद करें, यानी कि बांग्लादेश में उपद्रवियों का कोई स्थान नहीं है, आप लोग शांति व्यवस्था कायम कीजिए, हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम लोग अच्छे हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि 4 जुलाई को फिर से एक वीडियो शेयर की जा रही है उसी तीन लड़के के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं, जो 29 जुलाई को हमने वीडियो शेयर की थी वह काफ़ी दबाव में शेयर किया गया था कि हमें बहुत मारा गया, हमें बहुत पीटा गया, हमें मजबूर किया गया कि हम ऐसे हम वीडियो बनाएं, और हम आपको अपील करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब यह वीडियो के वायरल होते ही फिर से वही कहानी, फिर से कहानी दोहराती नजर आई बांग्लादेश की, कि फिर से आग के हवाले बांग्लादेश हो गया। फिर क्या था, देखते ही देखते 5 अगस्त 2024 को पूरा बांग्लादेश तहस नहस होने लगा। अल्पसंख्यकों को इतना ना मारा गया, जगह जगह घर तोड़े गए, जलाए गए, मारे गए कि क्या ही कहा जाए। एकदम मतलब कि छिन्न हो गया बांग्लादेश, एकदम लाशों के ढेर पे। उसके बाद क्या होता है कि जब तीनों छात्रों द्वारा यह मांग किया जाता है कि शेख हसीना को कि आप पद से हट जाइए, यानी कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, और जो भी इस निर्णय को लेने में लगे हुए हैं कि नहीं 30% रहे, सबको हटना होगा।
यानी कि सबको इस्तीफा देना होगा। इस पर शेख हसीना अड़ जाती है और कहती है कि नहीं ऐसे कैसे होगा, प्रधानमंत्री हम हैं, फैसला तुम लोगे, ऐसे कैसे होगा। यहाँ तक कि शेख हसीना रजाकार बोल दी सबको। रजाकार समझते हैं? रजाकार का मतलब होता है कि एक आतंकवादी के रूप में घोषित कर दिया जाना, यानी कि देश के लिए काफ़ी खतरा, यानी कि जो विरोध कर रहे थे उन सबको रजाकार बोल दी। अब रजाकार बोलते ही इतना ना आग की तरह मतलब रजाकार फैले कि मामला इतना आ गया कि शेख हसीना को जो बोल रही थी कि रजाकार है और ये आतंकवादी है, खुद के शरण लेने पड़े भारत में। अब जरा सोचिए दोस्तों कि बांग्लादेश की स्थिति इस समय क्या हुई है और कितना, और इससे भी ज़्यादा क्या बद से बदतर होने वाली है, आप लोग कल्पना करके देखिए। और आपको बता दें कि वहाँ की अंतरिम सरकार की जो गठन इस समय हुई है मोहम्मद यूनुस द्वारा हुई है, कि जो कि विदेश से बुलाए जाते हैं आमंत्रण दे करके कि आप आइए और बांग्लादेश में सरकार की गठन कीजिए। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है कि हम उसी शर्त पे सरकार की गठन करेंगे कि जब अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होना बंद हो। अब इस बात की सच्चाई कितनी है आप लोग बताइए, और इस बात में कितनी सच्चाई है इसका अपडेट अभी आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल 17 लोगों की कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हो चुकी है और जो 17 लोग में इन दोनों का भी शपथ। तो आप लोग देखें कि कैसे जब छात्रों का जब मूड मिजाज बनता है ना, मिजाज बनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब मूड मिजाज बन जाता है ना तो फिर उसे कोई रोकने वाला नहीं होता है, सीधे खत्म। आप लोग जेपी आंदोलन के बारे में पढ़े होइएगा या जानते होइएगा कि कैसे छात्रों का आंदोलन उस समय भी सरकार को बदल के रख दी। तो जानते हैं ना कि छात्रों में कितना दम होता है। सरकार चाहे कोई भी हो लेकिन छात्रों से बढ़ के नहीं होगी, छात्रों के हितैषी से बढ़ के नहीं होगी। जरा सोचिए, जो लड़का दिन भर पढ़ रहा है, रात भर मेहनत कर रहा है, उसके उस बाद भी जनरल कोटे में 44% ही उसे है कि हाँ कि इसमें होगा, 56% बिना, समझ रहे हैं ना। बाकी तो आप लोग समझदार है हैं। बाकी कमेंट करके बताइए जो स्थिति बनी हुई है इसके जिम्मेदार कौन है। क्या शेख हसीना इस सारे जो कि घटनाक्रम हुआ है, क्या शेख हसीना इसे रुकवा सकती थी या नहीं, या शेख हसीना जानबूझ के ऐसा की? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, हमारी प्रयास कैसी रही। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि एक आप लोग कमेंट शेख हसीना के लिए करें कि क्या शेख हसीना सही थी या गलत। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।